सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अप्रैल को। तो हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनाया जाता है। कौन करता है इसका आयोजन, यानी कि किसके द्वारा मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अच्छा, ये शब्द आया यहां पे बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या हो गया और इस दिवस को मनाया क्यों जाता है? तो ऐसे समझो, आप अपने दिमाग से कोई नई रचना करते हो, जैसे कि कोई आविष्कार आपने किया, कोई साहित्य आपने लिखा, कोई कलात्मक कार्य आपने किया, कुछ भी, जैसे कि कोई भी मूवी आपने बनाई, कुछ भी गाना आपने गाया, कुछ भी क्रिएटिव आपने किया अपने दिमाग से। तो वो जो काम आपने किया है वो आपकी बौद्धिक संपदा है, क्योंकि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके आपने उसको बनाया है। तो उस पर कॉपीराइट है, आपका पेटेंट है। जिस तरह से आपके घर हो गया, मान लो आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार हो गया, आपके पास कोई ज्वेलरी है, आपका टीवी, फ्रिज, ये सब सामान आपके हैं। अगर वो चोरी हो जाते हैं तो आप क्या कहते हो? आप रिपोर्ट कराते हो कि मेरा सामान चोरी हो गया। तो उसी तरह से ये जो अभी ऊपर मैंने आपको चीजें बताई, ये भी आपकी बौद्धिक संपदा है, आपकी ही संपदा है। बौद्धिक संपदा इसलिए बोल रहा हूं, आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसे बनाया है, उसे क्रिएट किया है, तो उस पे भी आप ही का मालिकाना हक है। कोई आपकी इजाजत के बिना उसे यूज नहीं कर सकता है, और उसी के लिए तो कॉपीराइट लिया जाता है या पेटेंट कराया जाता है। तो हर किसी को इसके बारे में मालूम हो, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही ये दिन मनाया जाता है। तो बौद्धिक संपदा का मतलब आपको समझ में आ गया, और ये दिवस क्यों मनाते हैं वो भी समझ में आ गया। थीम की अगर बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण इसकी थीम है। थीम बहुत लंबी है, लेकिन दिवस याद रखना कब मनाते हैं। पहली बार इसे सन 2000 में मनाया गया था, और जो हमने बात करी ना वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की, इसकी स्थापना होती है 1967 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 191 है। भारत भी इसका सदस्य है। कब बना था? 1975 में। आपको याद होगा भी 2024 में ही यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया था। उसमें भारत 42 नंबर पे था, टॉप पे अमेरिका था। अब डे वाला प्रश्न है, तो चलो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयर डे, 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस और राष्ट्र समुद्र दिवस, 6 अप्रैल को एक तो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, एक राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस और एक नेशनल लाइब्रेरी डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और वर्ल्ड पार्किंसन डे, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, फिर 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट्स डे, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे, 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे और विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस यानी कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस और अभी 25 अप्रैल को हमने मलेरिया डे के रूप में मनाया था। तो ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज हैं, और अप्रैल महीने में बहुत सारे डेज होते हैं, तो बार बार मैं आपको इसीलिए रिपीट करा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल में किसे एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अमिताभ चौधरी को। तो अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक बात याद रखना कि आरबीआई के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, कोई भी व्यक्ति 15 साल से ज्यादा समय तक किसी प्राइवेट बैंक का एमडी सीईओ या डायरेक्टर नहीं रह सकता है। और अगर आयु की बात करेंगे तो 70 साल उम्र से ज्यादा तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा 15 साल तक आप एमडी सीईओ या डायरेक्टर के पद पर रह सकते हो प्राइवेट बैंक में, या फिर आपकी एज 70 नहीं हो जाती तब तक। ये कहना है आरबीआई का। अभी कुछ साल पहले इसने ये नियम लेकर के आया था। बाकी एक्सिस बैंक की अगर बात करते हैं तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के बाद ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। आपको बता दूं, इसे शुरुआत में यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था। फिर 2007 में इसने अपना नाम बदल के एक्सिस बैंक कर लिया था। वैसे इसकी स्थापना होती है 1994 में। हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिलेगा। एमडी सीईओ हमने कहा फिर से बन गए अमिताभ चौधरी। टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी।
मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया था, तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। या फिर आपसे पूछे देश का पहला डिस्प्ले वाला डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया था, तो भी आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो ये ध्यान रखना, ये एक्सिस बैंक के स्टैटिक हो गए। बाकी ऑप्शन में देखो, नईमा खातून अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी। नलिन प्रभात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने। तो जगजीत पवाड़िया अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में फिर से ये चुने गए थे। तो ये सारे नाम न्यूज में थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हाल ही में सुधीर कक्कर का निधन हो गया, उन्हें किसका जनक कहा जाता है, तो आंसर होगा फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस। तो भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कहे जाते हैं सुधीर कक्कड़, और अभी 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। मनोविश्लेषण का मतलब हो गया धर्म का मनोविज्ञान। और ये कहां से थे, किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो उत्तराखंड से, ये ध्यान में रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं फादर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किन्हें कहा जाता है, तो सैम पित्रोदा को। अब आप कहोगे सैम पित्रोदा, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। अभी इनका नाम आया था न्यूज में, हमने पढ़ा भी था। इनकी एक बुक आई है एक्चुअली में अभी, बुक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और फादर ऑफ येलो रिवोल्यूशन भी इन्हीं को कहा जाता है। बाकी अगर सिंपल सा आपसे पूछेंगे फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, तो आपको बताइए डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन तो MS स्वामीनाथन का नाम आ जाएगा भारत में। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछेंगे कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किन्हें कहते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है, थीम क्या है, तो आंसर होगा ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। तो ये विश्व टीकाकरण सप्ताह है जो हर साल अप्रैल के आखिरी वीक को मनाया जाता है, यानी कि 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। उद्देश्य क्या है, सीधा सा समझ में आता है, टीकाकरण को बढ़ावा देना, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। थीम मैंने आपको बता दिया, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। हिंदी में बोलोगे तो मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण। और टीके से याद आएगा, दुनिया का पहला टीका किसके लिए खोजा गया था और किसने खोजा था, तो चेचक का, स्मॉल पॉक्स का खोजा गया था और एडवर्ड जेनर ने खोजा था। और अगर पूछूं रेबीज का टीका किसने खोजा, लुई पास्चर ने। आपको पता है भारत सरकार ने टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए एक मिशन शुरू किया था, उसे कहते हैं मिशन इंद्रधनुष। कब, 2014 में। वैसे ये पॉइंट मैं आपको कई बार बता चुका हूं। और भारत में राष्ट्रीय शिशु टीकाकरण सप्ताह भी मनाया जाता है 22 से लेकर 29 अप्रैल तक। आपको याद है सर्वाइकल कैंसर के लिए पहला स्वदेशी वैक्सीन आया था जिसका नाम सर्वावैक है। इसको बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और अभी इंतरिम बजट में ये कहा भी गया था कि भारत में सर्वाइकल कैंसर के लिए मुफ्त में टीका लगाया जाएगा, कितने से कितने साल की बच्चियों को। तो ये डेटा याद रखना, ये डेटा वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 9 से 14 साल तक की बच्चियों को। अभी हेविश्योर नाम का एक वैक्सीन भी हमने पढ़ा था, ये देश की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, मतलब हेपेटाइटिस ए के लिए ही ये वैक्सीन आई थी। और ये देश की पहली स्वदेशी इंडिजिनस हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, हेविश्योर नाम हो गया। इसको बनाया था इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड हैदराबाद ने। तो टीकाकरण से संबंधित, वैक्सीनेशन से संबंधित ये कुछ स्टैटिक प्रश्न, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई फर्म है कंपेयर द मार्केट AU, इसके अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट ये कौन सा है, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात का। तो अभी ऑस्ट्रेलियाई फर्म है जिसका नाम है कंपेयर द मार्केट AU, इसके अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट यूनाइटेड अरब अमीरात का बताया गया और दूसरा सबसे सस्ता भारत का बताया गया। तो यहाँ पे पासपोर्ट को मेंटेन करने की जो लागत आती है उसी के आधार पर ये रैंकिंग दी गई है। जैसा कि इसमें बताया कि यूनाइटेड अरब अमीरात में अगर आपके पास पासपोर्ट है यूनाइटेड अरब अमीरात का, तो उसमें जो लागत आती है उसको मेंटेन करने की, उसके जो भी चार्जेस वगैरह जो भी लगते हैं उन सबको मिला करके अगर बात करें तो उसकी जो लागत बताई गई वो $17.70 बताई गई। वहीं भारत में जो लागत आती है भारत के पासपोर्ट को रखने की $18.07 बताई गई। ये इसकी 10 सालों की कीमत है। वहीं अगर सबसे महंगे पासपोर्ट की बात करेंगे तो मैक्सिको का पासपोर्ट अगर किसी के पास है तो 10 सालों तक उसकी जो कीमत बनेगी, उसकी जो कीमत आएगी वो वहाँ पे आती है $231.05। तो इसीलिए वो सबसे महंगा पासपोर्ट बताया गया। यूनाइटेड अरब अमीरात का सबसे सस्ता बताया गया और इसमें दूसरे स्थान पे भारत को रखा है। तो इतना से ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या टू बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार में। तो मिसाइल का नाम क्या है? रॉक्स या फिर क्रिस्टल टू। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और अभी इंडियन एयरफोर्स ने इसका परीक्षण किया कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइल। और जिस फाइटर जेट से इसकी टेस्टिंग की गई है उसका नाम क्या है? सुखोई 30 MKI। तो ये ध्यान में रखना। आपको याद होगा अभी DRDO ने अभी MIRV टेक्नोलॉजी के साथ अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था मिशन दिव्यास्त्र के तहत, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और MIRV की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। उसी तरह से अभी DRDO ने ITCM क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण किया था। ITCM मतलब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। और अभी DRDO ने मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम का भी परीक्षण किया था। और अभी हमने बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ा था कि देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास भी किया, उसको डेवलप किया DRDO ने। और जब कोई ये क्वेश्चन बता रहा था, आप में से एक स्टूडेंट का मैसेज आता है, कमेंट आता है कि उनके CDS एग्जाम में अभी ये प्रश्न भी पूछा गया था कि DRDO की असॉल्ट राइफल का नाम क्या है जो अभी लॉन्च हुई थी? तो उसका नाम उग्रम है। ये हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा एक और प्रश्न था कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है जो अभी तैयार हुआ था? तो वो समर है। और अगर शॉर्ट रेंज में पूछे तो वो वसोराद है। ये सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं और कई बार बता चुका हूं। और वैसे भी अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अभी CDS में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, आप ही में से जो पेपर देने गए थे उन्हीं में से एक स्टूडेंट ने बताए हैं किस तरह के प्रश्न आए थे, वो आपको क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट नोटिस वाला सेक्शन है ना, उसमें मैंने लगा दिए हैं, उनका स्क्रीनशॉट लगा दिया है, वहां जाकर के देख लेना। और लगे हाथ चलो ये भी बता दूं, जब क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन की बात चल गई है तो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इन सबकी क्विज आपको मिल जाएगी, डेली करंट अफेयर्स, वीकली, मंथली, इनकी PDF। और ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन या चार्ज वगैरह मैं नहीं लेता हूं। तो कहाँ मिलेंगी? क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। और नई वाली एप्लीकेशन यूज करिएगा, जो भी अभी तक अगर पुराने वाली कर रहे हैं तो, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ स्टूडेंट के मैसेज आते हैं जो अभी तक उनको पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाई 10 दिन से बता रहा हूँ मैं नई एप्लीकेशन के बारे में, आप लोग वीडियो नहीं देखते हो या सुनते नहीं हो, फिर भी मैसेज कर देते हो, पता नहीं क्या होता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अप्रैल 2024 में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नीदरलैंड में। नीदरलैंड की कैपिटल क्या होती है? एम्स्टर्डम। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 की। इस बार ये इसका 26वां संस्करण था, जो हुआ कहां पे? नीदरलैंड के रॉटरडैम में 22 से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक। इसमें कई देशों के मंत्रियों ने ऊर्जा नवाचार और सहयोग और उभरती ऊर्जा पर चर्चा की। और इस सम्मेलन का, एक कांग्रेस का थीम क्या था? लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना, रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट। और ये पॉइंट भी ध्यान रख लो, विश्व ऊर्जा परिषद यानी कि वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल की स्थापना कब होती है? 1923 में। अच्छा चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट समिट, हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन में आपको रिवाइज कराता हूं। जैसे कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का भी आयोजन कहां पे हुआ था? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में। अगर पूछे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन कहां पे हुआ था? नई दिल्ली में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट का आयोजन कहां पे हुआ था? ब्रुसेल, बेल्जियम में। नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली में, जिसमें चीफ गेस्ट रहे थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहां पे हुआ था? गुवाहाटी में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां पे हुआ? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पे हुआ? दुबई में। और इस साल भारत जो है ये यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा और इसका ये 46 नंबर का एडिशन होगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन ये कहां पे हुआ? गांधीनगर में। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ फरीदाबाद में। और 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ नासिक में। तो ये 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, सम्मेलन है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा नरसिंह पंचम यादव को। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के पूर्व गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये नरसिंह यादव, और अभी इन्हीं को इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। एक्चुअली में मैं आपको याद दिलाऊं,
तो जो अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था है कुश्ती के लिए, जिसे आप कहते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इसने कुछ समय पहले रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का निलंबन हटाते हुए, उस पर जो बैन लगाया था उसे हटाते हुए कहा था कि संजय सिंह की अगुवाई वाली राष्ट्रीय महासंघ के लिए पहलवानों की शिकायतों को निपटान करने के लिए एथलीट आयोग का गठन करना अनिवार्य है। और उसी के बाद ये आयोग का अभी गठन किया गया है और उसके बाद ये अध्यक्ष बनाए गए हैं नरसिंह यादव। भारतीय कुश्ती फेडरेशन का वो ब्रजभूषण वाला केस आपको याद होगा, बड़ा विरोध हुआ था, फिर उनकी जगह संजय सिंह को अपॉइंट किया गया था, फिर उसमें भी काफी विरोध हुआ था कि ये उनके मिलने वाले ही हैं इस तरह से। तो फिर उसी के बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कहा था कि पहलवानों की शिकायतों के लिए, उनके निपटान के लिए एथलीट आयोग का गठन होना चाहिए। तो उसी के बाद ये भारतीय कुश्ती महासंघ का एथलीट आयोग का गठन हुआ और उसके अभी अध्यक्ष बने नरसिंह यादव। अब समझ में आ गया प्रश्न? देखो, ये भी याद रखना कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। स्थापना होती है 1912 में। और इसके हेड कौन है? नेनाद लालोविक। वहीं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, स्थापना 1967 में होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और प्रेसिडेंट है संजय सिंह। अच्छा, ये PR श्रीजेश का नाम आपने जरूर सुना होगा, हमारे हॉकी प्लेयर हैं और अभी इनको 2024 में हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एथलीट समिति के ये सह उपाध्यक्ष बने थे। बाकी KD जाधव, इनका नाम जानते हो? ओलंपिक में पदक लाने वाले पहले भारतीय यही थे। वो पहला पदक ब्रॉन्ज मेडल आया था जो एक इंडिविजुअल के द्वारा लाया गया था और इनका संबंध कुश्ती से है। कब लेकर के आए थे, किस ओलंपिक में? तो 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में। और अगर पूछे कि पहली भारतीय महिला कौन है जो कि ओलंपिक में पदक लेकर के आई थी, तो आप जानते हो कर्णम मल्लेश्वरी है। वो वेट लिफ्टिंग में लेकर के आई थी सिडनी ओलंपिक में जो हुए थे सन 2000 में। बाकी अंतिम पंगाल, अभी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कुछ समय पहले की बात है, शायद दिसंबर या जनवरी की, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर इनको चुना था। ये भी एक भारतीय पहलवान है, तो ध्यान रहेगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो अभी RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पे दो तरह से बैन लगा दिया। एक तो कोटक महिंद्रा बैंक अब ऑनलाइन कस्टमर नहीं जोड़ पाएगा और नए क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकेगा। तो ये दो तरह के इस पे बैन लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए? तो RBI ने कहा कि बैंक की जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, उसमें कमी है, उसमें कोई कमी इन्होंने खोजी होगी और जिस कारण RBI ने कहा कि हमें डर है कि इससे हो सकता है कि इस पे साइबर अटैक हो जाए। तो जब तक ये अपनी टेक्नोलॉजी को सही नहीं कर लेता, इसकी टेक्नोलॉजी जो तकनीक है वो सही नहीं हो जाती, तब तक इस पे ये बैन रहेगा। आपको याद होगा अभी RBI ने कुछ समय पहले पेटीएम पेमेंट बैंक पे भी बैन लगाया था। फिर हमने देखा अभी कुछ समय पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की एक एप्लीकेशन है BOB वर्ल्ड, उसको भी बैन कर दिया था। आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना दादागिरी कैसे है? तो RBI के पास ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये शक्तियां है कि वो किसी भी बैंक को बैन कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है अगर उसे कुछ गलत दिखता है। तो पहले हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी सन 2003 में। ये पहले एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी था, फिर बैंक बना। और यहीं से प्रश्न बन जाता है कि भारत की पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी थी जो कि बैंक में कन्वर्ट हुई थी? तो वो यही है, कोटक महिंद्रा बैंक। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD CEO अशोक वासवानी है। इसकी टैगलाइन होती है लेट्स मेक मनी सिंपल। वहीं अगर RBI की अगर अपन बात करते हैं तो RBI की स्थापना हुई थी कब? 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर मुंबई में हो गया। और अगर पूछे किस आयोग की सिफारिश पे इसका गठन हुआ था, तो यंग हिल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। गवर्नर से भी दो प्रश्न बनते हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर है ऑसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। तो ये भी कुछ बेसिक पॉइंट है, ध्यान में रखना। हर बार मैं आपको बताता हूं तो आपको याद होगा बेसिकली। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो देश का ये पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन अभी किया गया हिमाचल प्रदेश में। किसने किया? सतलुज जल विद्युत निगम ने। ये भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है, ज्वाइंट वेंचर है। और ये सतलुज नदी के ऊपर जो नाथपा झाकरी परियोजना है उसका संचालन करता है ये। और अभी यहीं पे ये भारत का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है।
यहाँ पे 8 घंटे में 14 किलो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। अच्छा, सतलुज जल विद्युत निगम से कुछ याद आ रहा होगा आपको, हमने पढ़ा था इसके बारे में। अभी इसको एक अवार्ड मिला था, आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का अवार्ड मिला था इसको। और एक और पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि अभी सतलुज जल विद्युत निगम के सीएमडी भी बने थे, उनका नाम है सुशील शर्मा। लेकिन मान लो एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ भैया, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ, स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में। तो फिर आंसर करना जिंदल स्टेनलेस स्टील जो प्लांट है हिसार में, वहां पे। और इसका खुद उद्घाटन किया था हमारे जो स्टील मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जिनके पास एविएशन मंत्रालय भी है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी है। अच्छा, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन से संबंधित कई सारे प्रश्न हमने पढ़े हैं करंट अफेयर्स में। मैं यहाँ पे एक साथ आपको रिवाइज कराता हूँ ताकि आपको सारे एक साथ रिवीजन हो जाएगा और ध्यान भी आ जाएंगे। जैसे कि हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार कौन सी थी, तो उसका नाम मिराई था, ये टोयोटा ने बनाई थी। और अगर पूछे देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग ये कहाँ पे स्थापित हुआ था, झारखंड के जमशेदपुर में। पूछे कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये कहाँ पर शुरू होगी, तो ये बोला गया था ये हरियाणा में शुरू होगी, जिसका नाम होगा वंदे मेट्रो। और दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये जर्मनी ने शुरू की थी। और एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पूछेंगे तो वो चाइना ने शुरू की थी। और अगर पूछे विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी ये कहाँ पे शुरू हुआ, नॉर्वे में। पूछे कि भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक किसने बनाया था, रिलायंस ने। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे शुरू हुआ था, असम में। भारत का पहला बायोगैस आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे स्थापित हुआ, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। पूछे कि भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ पे स्थापित करेगा, पुणे में। साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट बनाया था या उद्घाटन किया था, ये भी ध्यान रखना। और हाइड्रोजन के खोजकर्ता ये कहे जाते हैं हेनरी कैवेंडिश। और देखो हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक होते हैं, तो 3 होते हैं। समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स का मतलब होता है जिनका परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है। जैसे कि 1H1, 1H2 और 1H3। तो नीचे सबका नंबर सेम है ना, तो परमाणु संख्या सेम है। और ऊपर एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है, तो परमाणु भार अलग अलग है, ये इसका मतलब होता है। और उसको क्या बोलते हैं, 1H1 को प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम और 1H3 को ट्राइटियम। इसके अलावा ये भी याद रखना कि अभी भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने स्थापित किया था। और अभी मोदी जी ने बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ, तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारत की पहली हाइड्रोजन फेरी का उद्घाटन किया था। और उसके अलावा अभी गुजरात के हजीरा में लार्सन एंड टुब्रो ने पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर भी स्थापित किया था, तो ये भी ध्यान रखना। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन से संबंधित ये सारे प्रश्न थे जो आपने कभी ना कभी करंट अफेयर्स में पढ़े थे पूरे साल भर में। और वो यहाँ पे एक ही दिन में एक ही प्रश्न में सारा मैंने आपको रिवाइज करा दिया पूरे साल भर का। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं इसी के साथ। और एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, सेशन एंड हो चुका है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और सेशन अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी, तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक करोगे, सपोर्ट करोगे, दोस्तों के साथ में शेयर करोगे, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपके लिए इसी तरह से और बेहतरीन कंटेंट लेकर के आऊंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा। एक बार आप सपोर्ट तो कीजिए। छोटा सा शब्द है सपोर्ट, लेकिन बड़े बड़े काम करा देता है। आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं आपको, तो आप जी जान लगा करके मेहनत करते हो उनके सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप पे भरोसा कर रहे हैं। अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे ना, आप टूट जाओगे अंदर से, उतनी ऊर्जा आपके अंदर से नहीं आ पाएगी। तो उसी तरह से मैं आपसे कहता हूँ, एक सपोर्ट मांगता हूँ, वीडियो को जम के शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, जो भी अपने स्टडी ग्रुप है, फिर देखो आप। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, नवे आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसेन बोल्ट को। फिर पूछा, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। फिर पूछा, मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया, हरियाणा ने। फिर पूछा, किस राज्य ने खोंगजोम दिवस मनाया, तो आंसर होगा मणिपुर। फिर पूछा, छठे अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली। फिर पूछा, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया गया, 25 अप्रैल को। फिर पूछा, देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किसने किया, डीआरडीओ ने। और फिर पूछा, 77वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है, सनफ्लावर वे आर फर्स्ट वंस टू नो।
फिर पूछा वर्ष के उत्कृष्ट PSU पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को। और आखिरी प्रश्न पूछा नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन को कहां भेजने की घोषणा की, तो आंसर होगा टाइटन, जो कि शनि का उपग्रह है। तो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था इजराइल वॉर डायरी नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा विशाल पांडे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।